हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक हम लोग DOL स्टार्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्टर की बात किया जाए तो मैंने एक कंप्लीट सेशन बनाया है स्टार्टर के ऊपर, जैसे नेसेसिटी ऑफ अ स्टार्टर, व्हाई वी यूज अ स्टार्टर एंड टाइप्स ऑफ अ स्टार्टर लाइक इज ए DC स्टार्टर, AC स्टार्टर। अगेन फिर मैंने क्लासिफाइड किया है कि DC स्टार्टर का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने प्रॉपर डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग टाइप्स ऑफ AC स्टार्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है DOL स्टार्टर के ऊपर है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये आपको DOL स्टार्टर कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया और विलेजेस एरिया में दिखने को मिलेगा। तो DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, which means it does not reduce the input voltage. Suppose if we will given the input voltage supply is 415 volt AC, then the output is also given through the stator is approx 415, like is a 413 4 4 410 वोल्टेज। और ये स्टार्टर जो है ना ही तो वो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के जैसा है, ना ही वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के जैसा है, जिसमें कि हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करके मोटर को स्पीड को सॉफ्टली अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है वो स्टार्टर क्या है। तो एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन से पूछे है कि स्टार्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो वो डायरेक्ट बोलेंगे वो मोटर को प्रोटेक्ट करता है। एज ए टेक्निकल टर्म हम लोगों को जानना चाहिए कि कौन कौन से टर्म में वो मोटर को प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सेसिव करंट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड, and second term is overloading, and third term is low voltage situation, and fourth term is voltage interruption also। तो सिंपली देखा जाए कि स्टार्टर एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे है आपका कॉन्टेक्टर, ये आपका ओवरलोड रिलेस, ये वायर, ये सब है, और ये आपका पुश बटन है। तो कॉन्टेक्टर तो मॉडर्न एज में इस तरह से कुछ दिखते हैं, बट ओल्ड में ऐसे थे जिसमें फंक्शन भी कम थे। मॉडर्न एज में क्या है, यहाँ पे एक एनो है, एक एनसी है, दैट मीन्स इसमें एक लॉजिक अलग से हम लोग ले सकते हैं। बट पुराने वाले में ऐसा नहीं था, सिर्फ उसका जो इनपुट देंगे 3 फेज का वो आउटपुट में मिलेंगे। तो कॉन्टेक्टर और स्टार्टर कहें तो अनटेक्निकली तो एक कॉन्टेक्टर है जो सिंगल पर्सन है, और ये जो स्टार्टर एक कमिटेड है। इसका जो कॉन्टेक्टर का काम होता है वो सिर्फ स्विचिंग करवाना होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। बट एक क्वेश्चन अराइव हो रहा होगा आप लोग को कि तो स्विचिंग तो हम लोग मैनुअली भी करवा सकते हैं। हाँ, करवा सकते हैं ऑफ कोर्स, बट हम लोग का जो टाइम पीरियड है स्विचिंग का वो ज्यादा हो जाएगा देन द कॉन्टेक्टर। और अनदर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो करंट ड्रॉ ज्यादा करती है। तो जब हम मैनुअली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वायर को मैनुअली प्लग करते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे स्पार्किंग क्रिएट होगा, क्योंकि करंट ज्यादा होगा तो वहां पे पावर ड्रॉ ज्यादा होगी, दैट मीन्स वहां पे स्पार्किंग होगी, जिससे आपको शॉक भी लग सकती है। बट कॉन्टेक्टर है जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, तो आप सेफ्टी पर्पज से वो बेटर है, किसी को शॉक नहीं लगेगी। और उसमें जो इंटरनली स्पार्क प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वहाँ पे हाई क्वालिटी का मेटालिक स्ट्रिप होता है जिससे वो की कांटेक्ट बनाता है, और जो भी बहुत ही कम मात्रा में स्पार्क प्रोड्यूस होगा उसको आर्क चैम्बर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि वो कॉन्टेक्टर हीट ना हो। तो एक क्वेश्चन अलग है जो कि सोचने वाली है कि हम लोगों के घर में लूबी मोटर जो होते हैं छोटे वाले, कि हम लोग डायरेक्ट प्लग करके उसको स्टार्ट कर देते हैं। बट सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि लूबी मोटर को भी सेफ्टी जरूरी है।
तो हम लोग ऐसे ही क्यों स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट कि उसमें एक सेफ्टी की जरूरत नहीं है, वो है स्टार्टिंग करंट। जब स्टार्टिंग में जब मोटर स्टार्ट होते हैं तो उसकी उसके उसमें जो एक्सेसिव करंट है वो होने का चांस कम है, क्योंकि उसका जो रोटर का वेट होता है वो कम होते हैं। तो जिसका रोटर का वेट कम होंगे तो इन स्टार्टिंग में वो एक्सेसिव करंट कैसे लेंगे। सपोज ये आदमी है जो कि इंक्लाइनेशन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे इस आदमी का फोर्स ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स पावर ज्यादा लग रहा है। तो पावर ज्यादा लग रहे हैं यानी कि ज्यादा मोटा आदमी रहेगा तो और ज्यादा पावर कंज्यूम होगा। तो उस तरह से मोटा आदमी के वेट ज्यादा है, तो वहां पे रोटर का जब वेट बढ़ेंगे तो स्टार्टिंग करंट होगा जो एक्सेसिव हो सकता है। बट यहाँ पे यदि पतले आदमी रहेंगे तो वहां पे पावर कम लगेगी, तो यहाँ पे करंट का जो एक्सेसिव होने का चांस रहेगा वो कम रहेंगे। और सेफ्टी पर्पज से लूबी मोटर में तो हम लोग पावर इंटरप्शन से बचा सकते हैं। अनदर वन इज की लो वोल्टेज रहेगा उससे बचा सकते हैं। एंड ओवरलोड भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि जाम हो जाएंगे, या तो आपने कभी कभी उसमें ओवरलोड ज्यादा ज्यादा लोड कनेक्ट कर देंगे तो वो साफ्ट चल नहीं पाएगी, तो वहां पे एक्सेसिव करंट ऑफ कोर्स हो सकता है। नाउ बेसिक कंपोनेंट की बात करें स्टार्टर का, तो फर्स्ट वन इज दैट कॉन्टेक्टर एंड कंट्रोल सिस्टम। कॉन्टेक्टर तो आप ये देख सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम इज दैट ये है आपका कंट्रोल सिस्टम, और इसमें वायरिंग हम जब करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट होगा। ये आपका थर्मल रिले, ठीक है। तो थर्मल रिले क्या होता है, ये भी एक्सेसिव करंट से ही बचाता है। क्या होते हैं कि जब मोटर पे लोड ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो उस कंडीशन में एक्सेसिव करंट है जो ये रिले के थ्रू पास होता है, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है वो एक्सपेंड होकर कांटेक्ट छोड़ देती है, तो इस कंडीशन में ना मोटर हमारे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सो हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टेक्टर कैसा दिखता है, तो इसका इंटरनली कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपका मॉडर्न ईरा वाले हैं और ये आपका ओल्ड वाले हैं, जो कि 3 फेज ही देंगे इनपुट, तो 3 फेज आउटपुट निकलेंगे, बट कॉइल में सप्लाई देना होगा। और ये तब तक बाईपास करते रहेगी 3 फेज को जब तक कि इस कॉइल में सप्लाई रहेगी। तो और ये मॉडर्न वाले हैं, तो मॉडर्न वाले में 2 इनपुट ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें ना लॉजिक रहते हैं, एक एनो पहले से रहते हैं, एक एनसी पहले से रहते हैं। तो एनो एनसी 2 अलग से कॉन्टेक्ट दिया हुआ रहता है और बाकी सब सेम ही रहते हैं। और मॉडर्न वाले को कॉस्ट भी ज्यादा होते हैं और इसका थोड़ा कॉस्ट कम है, और बेटर भी है, कॉम्पेटिबिलिटी भी का मतलब ज्यादा है इसमें मॉडर्न वाले में, वो छोटे दिखते हैं। इसका यूज ऑटोमेशन में ज्यादा है मॉडर्न वाले का। सो कुछ इस तरह से स्प्रिंग आपका है। सो इससे पहले वाले जो डायग्राम आपने देखा वो जस्ट इंटरनल पार्ट था और बिफोर द गिविंग द सप्लाई, तो इसमें हमने सप्लाई देकर देखा कि कैसे वो इंटरनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने सप्लाई दिया तो ये होल्ड कर लिए प्लंजर और यहाँ से बाईपास कर दिए। और इसमें जो मॉडर्न ईरा वाले हैं इसमें क्या है, होल्ड तो किए तो 3 का बाईपास किया 3 फेज, और प्लस एक जो पहले से एनसी थे, एनसी वो बन गए आपका एनो, और जो एनो था वो एनसी बन गए, और जो एनसी थे वो एनो बन गए, कुछ इस तरह से। तो यदि डीओएल स्टार्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे जो खास चीज है वो आपको ये जानना जरूरी है कि वो कैसे होल्ड करवाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उसमें ग्रीन वाले बटन को प्रेस करते होंगे तो वो होल्ड कर लेता है कॉन्टेक्टर। और मैंने तो इससे पहले वाले स्लाइड में आपको ये बताया कि जब तक सप्लाई रहेंगे तो ऑन रहेंगे, सप्लाई कट करेंगे तो ऑफ हो जाएंगे। तो क्या इससे जो ग्रीन वाले बटन है उसको प्रेस करके रखना होगा? जी नहीं, एक इसका बाईपास का रूल होता है जो कि हम लोग बाईपास करके उसको होल्ड करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होल्डिंग करवाएंगे, ये आप यहाँ पे डायग्राम में समझ सकते हैं। ये जो रेड कलर में ब्लॉक है वो एक कॉन्टेक्टर का साइन मैंने शो किया है इसमें, और यहाँ पे
3 फेज है, ये आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, और यहाँ पे कॉन्टेक्टर का कॉइल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 फेज में से 2 फेज को आगे अपना कंट्रोल के लिए यूज किया हूँ। तो फर्स्ट वाले हैं उसको डायरेक्ट पहले एनो जो रहते हैं उससे कनेक्ट किया हूँ, और ये आपका एनसी है। एनो डेट मीन्स ग्रीन वाले और एनसी डेट मीन्स रेड वाले। ये आपका एनो एनसी मतलब पहले भी हो सकते हैं और बाद में हो सकते हैं, ये चेंज भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू आप चेंज भी कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे है पहले एनो को सप्लाई दिया, और जब एनो यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो पावर है ऐसे चली जाएगी करंट, तो ये कॉइल इनर्जाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज लूप बन गया ऐसे यू। ठीक है, क्लोज लूप तो बन गया, बट कब तक? जब तक इस हम लोग ग्रीन वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक। बट जब हम लोग छोड़ेंगे तो वो होल्ड कैसे करेंगे? तो होल्ड करने के लिए ही ये वाले वायर जो आप देख रहे हो, ये वाले वायर, सॉरी एक सेकंड, ये वाले जो वायर आपको दिख रहा है ऐसे यू गए हैं, वो होल्ड करने के लिए ही यूज किया गया है टेक्निकली। तो यहाँ से ऐसे ले जाके वो क्या किया है, जो इधर से बाईपास इधर वाले जो हैं 3 पेज उसमें ले जाके कनेक्ट कर दिया है, ताकि जैसे ही इस एनो को हम लोग छोड़ दें, पहले तो एनसी था जब प्रेस करके रखे थे, तो प्रेस करने के बाद उसको जैसे ही हाथ हटाएंगे तो वो चले जाएंगे एनो में। बट जो ऐसा कॉइल का जो डायरेक्शन है, जो यू ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब एक कॉइल एनर्जाइज होगा तो ये वाले जो प्लंजर है वो आगे की तरफ पुश होंगे, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स इधर से थ्रू बाईपास होने लगेंगे इसके थ्रू ऐसे यू। तो इस कंडीशन में एक ऐसे लूप बन जा रहा है, तो आप देख सकते हो ऐसे, सॉरी ऐसे लूप बन जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं उसी का सेम फंक्शन है, जो कि दूसरे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे उसमें था ये आर बाई वी के बाद डायरेक्ट ओवरलोड रिले थे, बट यहाँ पे ओवरलोड रिले बाद में है। क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपना डिजाइन चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जब पेटेंट हो जाती है, एक मैन्युफैक्चरर है सीमेंस, वो अपना पेटेंट करवाइए कि मेरा ड्राइंग कुछ इस तरह से है, तो यदि अनदर कंपनी इसका सीमेंस का ड्राइंग चुरा लेती है और उस तरह से डिजाइन करके बेचती है मार्केट में, तो वो वहां पे कंप्लेन हो जाएगी, उस पर एक केस हो जाएगी पेटेंट करवाने के बाद। सो इसलिए हर एक कंपनी अपना जो वायरिंग डायग्राम है वो चेंज करते रहते हैं, और इससे इफेक्ट कुछ ज्यादा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जब ओवरलोड रिले पहले रहेंगे, तो जब ओवरलोड के कारण इंटरप्ट होंगे तो ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएंगे। तो पहले वाला आई थिंक मेरे अंदाज से वो ज्यादा बेटर है, बट इस कंडीशन में क्या होंगे कि ओवरलोड तो होंगे तो, बट मोटर तो यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, बट कॉइल इनर्जाइज्ड ही रह जाएंगे। सो इस कंडीशन को आई थिंक थोड़ा सा वो लग रहा है, बट सेफ्टी पर्पज से ज्यादा ये बेटर नहीं है ये वाले। सो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए स्टार्टर के सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।